चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा कॉर्पोरेट रार में आज हम बात करेंगे एनबीएफसी सेक्टर की माइक्रो फाइनेंस कंपनी सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क की। कंपनी कम इनकम वाले परिवारों को लोन देती है, सोलर पंप्स खरीदने के लिए, वाटर कनेक्शन के लिए कर्ज बांटती है। इसके अलावा एमएसएमईज को भी कर्ज देती है। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 84,000 से ज्यादा गांव में मौजूद है। 3 मिलियन से ज्यादा कंपनी के ग्राहक हैं। आगे किस तरीके की आउटलुक है, कोरोना पर का कारोबार पर कितना असर हुआ, फिलहाल लोन बुक पे कितनी बढ़त देखने को मिली, आगे ग्रोथ आउटलुक जैसा मैंने कहा, ये सब बातों पर जानकारी लेने के लिए चलते हैं सीधे कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, इनफैक्ट फाउंडर, 1990 में ये कंपनी शुरू हुई थी, मिस्टर एचपी सिंह हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर सिंह, गुड आफ्टरनून, धन्यवाद हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले तो आपसे मैं, जो पिछले क्वार्टर था हमने देखा 3 गुना प्रॉफिट बढ़ा है, ट्रिपल ग्रोथ दिखी है प्रॉफिट में। कहां से आई इतनी अच्छी ग्रोथ और क्या अब ये सस्टेनेबल होगी सर? So, जो लास्ट क्वार्टर था पिछले साल का, उसमें वी वर बैक टू प्री कोविड लेवल्स, सो जब स्थिति बेहतर होनी शुरू हुई, उसके कारण हमारी जो डिसबर्समेंट थी वो भी पिक करी और जो हमारी कलेक्शन थी वो भी पिक करी। और जो क्रेडिट कॉस्ट थी, जो कि पैंडेमिक के एकदम इमीडिएट बाद जब मॉरेटोरियम मिला था, उसके अंदर भी काफी अच्छी पॉजिटिव चीजें होने लगी। सो दैट क्वार्टर बिकॉज ऑफ दीज रीजंस वो काफी बेहतर गया था। एंड क्योंकि अब उसके बाद में सेकंड वेव है, सो लेट्स सी हाउ दी सेकंड वेव प्रॉब्ली, बट दैट इज द रीजन जिसकी वजह से जो लास्ट क्वार्टर था पिछले साल का, दैट वाज वेरी गुड। सर, डिसबर्समेंट ग्रोथ की आपने बात की थी, पिछले बार अच्छा दिखा था। अब कमिंग ये जिस क्वार्टर में हम हैं, यहाँ पर किस तरह से डिसबर्समेंट दिख रही है, कितना इम्पैक्ट देखा गया लोन ग्रोथ में बिकॉज ऑफ कोविड? सो टेक्निकली द फर्स्ट क्वार्टर जो था इस बार का, मेजॉरिटी लॉकडाउन थे ऑल अक्रॉस द स्टेट्स इन इंडिया। उसके कारण क्या हुआ कि कलेक्शन एफिशिएंसी में भी डिप है, और अगर हम डिसबर्समेंट को देखेंगे तो प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो मई और हाफ ऑफ जून और द मोस्ट पार्ट ऑफ द जून, वहां पे डिसबर्समेंट बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि लॉकडाउन सब जगह पे इम्प्लीमेंटेड था। सो इफ यू लुक एट द ग्रोथ, द ग्रोथ विल नॉट बी देयर फॉर दिस क्वार्टर। इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन एफिशिएंसी भी थोड़ा सा डिप है जरूर, अगर हम कंपैरिजन करेंगे मार्च क्वार्टर को देख के और अप्रैल का मंथ देख के, उसके कारण है। बट जैसे ही लॉकडाउन अभी खुला है जून के अंदर और मिड जून के ऑनवर्ड्स, कलेक्शन एफिशिएंसी ने भी पिक किया है, डिसबर्समेंट भी पिक होना शुरू हुआ है। एंड अगर ये लॉकडाउन और ज्यादा ईज ऑफ होता है, क्योंकि अभी भी कुछ स्टेट्स में कुछ पार्ट्स में रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो अगर वो भी हो जाता है तो देन विल बी बैक टू जो मार्च की स्थिति मैंने आपको बताई थी उस क्वार्टर की। इफ दैट रिमेन्स, आई थिंक इट विल प्रॉब्ली बाउंस बैक एट द सेम वेव जिस तरीके से मार्च क्वार्टर था। ओके, जो मार्च क्वार्टर की अभी फिलहाल ग्रोथ जो कमिंग क्वार्टर में, उसमें ऐसा नहीं लग रहा कि मीट हो पाएगी। ऑब्वियसली लॉकडाउन की इफेक्ट दिख रहा है बिजनेस पर। बट सर, जैसे हमने देखा पिछले क्वार्टर में आपके कलेक्शन 105% जंप हुआ था, कैसे मैनेज किया वो, और अभी क्या वो लेवल्स आप कह रहे हैं कि फिर रीच हो जाएंगे अनदर कपल ऑफ मंथ्स में? जैसे मैंने अभी बोला कि जैसे ही लॉकडाउन खुला है तो हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट आई है। सो इफ आई कैन लुक एट द लॉकडाउन पीरियड एंड द लॉकडाउन पोस्ट द लॉकडाउन जो है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट अबाउट 10 to 15% इन टर्म्स ऑफ द जंप इन कलेक्शन एफिशिएंसी। तो जिस तरीके से हमने मार्च में कलेक्शन एफिशिएंसी करी थी तकरीबन 105% की, जिसमें पुराने ओवरड्यूज भी आए थे, सिमिलरली जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता जा रहा है, तो लॉकडाउन के कंपैरिजन में जो लॉकडाउन खुलने के बाद का जो कलेक्शन एफिशिएंसी है, उसमें तकरीबन 10 से 15% का अभी ही जंप आ गया है, रीचिंग 105 और मे बी 100%। आई थिंक वी जस्ट अबाउट 10 days away or 10-15 days away and we'll be reaching over there। एंड जैसे आपने ग्रोथ की बात करी, तो ग्रोथ इस क्वार्टर के लिए जरूर डिसबर्समेंट कम हुई है, बट द डिसबर्समेंट ऑल्सो हैज स्टार्टेड पिकिंग नाउ। जैसे ही हमारा लॉकडाउन खत्म हुआ, जैसे हम एंटर कर रहे हैं जुलाई के अंदर, डिसबर्समेंट हैज स्टार्टेड पिकिंग अप। एंड ओवरऑल हमको लगता है कि हम साल भर में तकरीबन विल मेक अ डिसेंट ग्रोथ ऑफ अबाउट 8 to 10%, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। ओके, 8 से 10% डिसेंट ग्रोथ फॉर दिस ईयर। सर, अगर सेक्टर्स की बात करते हैं, कुछ अकाउंट्स कहां पर सबसे ज्यादा अभी भी स्ट्रेस आपको दिख रहा है, और एनपीए पर भी मेरा ये सवाल है, क्योंकि आपके लेवल्स अभी भी 8.4% के पर हैं।
कब तक आप उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर इंप्रूवमेंट दिखेगी और कौन से सेक्टर्स एक्चुअली स्ट्रेस ऐड कर रहे हैं? So typically 75% of our और तकरीबन 75% हमारा 76% हमारा काम रूरल में है। जो भी हमारी डिसबर्समेंट है वो रूरल में होती है। उसके अंदर भी हमारी जो मेजर जो डिसबर्समेंट है वो एग्री एंड एग्री रिलेटेड सर्विसेज में होती है। तो एग्री एंड एग्री रिलेटेड सर्विसेज में एज अगर सेक्टर आप देखेंगे विद इन दी स्पेस ऑफ माइक्रो फाइनेंस, वहां पे स्ट्रेस नहीं है बिकॉज मॉनसून हैव बीन नॉर्मल all across everywhere and the output has also been very normal across weather, so we don't see a stress coming in because of this reason. And also geography wise अगर आप देखेंगे तो geography की वजह से भी there is no particular area ऐसा जिसको हम कहते हैं कि वो stress में है। It is only due to जहां पे lockdown has been continuing for maybe a longer period of time, जो containment zones हैं वहां पे थोड़ा सा अगर लंबा है तो अभी क्या है उसमें हल्का सा स्ट्रेस अभी ज्यादा आपको दिखेगा, परंतु एज सच देयर इज ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इट ओनली बी पॉकेट्स यहाँ पे और थोड़ा सा स्ट्रेस दिखेगा, अदरवाइज नहीं है। एनपी लेवल सर 8.4% से कितने कम हो सकते हैं? See, I cannot give you a number, but definitely yes, and I think the way we are looking at these numbers will come down. I am not looking at जो पहला क्वार्टर है उसको अगर हम भूल जाएं, but across the next couple of quarters definitely ये GNPA numbers जो 8.4% है उससे काफी कम होना शुरू हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, तो आप कोई कॉन्क्रीट नंबर नहीं दे रहे हैं बट उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा कम होने की उम्मीद है। सर, सरकार की तरफ से जो अनाउंसमेंट्स आए, अभी हमने सुना फाइनेंस मिनिस्टर ने एमएफआई सेक्टर के लिए काफी कुछ राहत देने की कोशिश की है। आपका क्या व्यू है? तो क्या वाकई ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये इम्प्रूव करेगा, कितना रिलीफ देगा और उम्मीद और है आपको सरकार से कुछ और स्टेप्स उन्हें लेने चाहिए? So, मेरे हिसाब से जो भी स्टेप्स आए हैं, जैसे पहला जो स्टेप था रीस्ट्रक्चरिंग 2 का, आई थिंक दैट इज आल्सो अ वेरी गुड मूव। टेक्निकली जिस बोरोवर को स्ट्रेस है अपना रीपेमेंट करने के लिए, उनके लिए आपके लिए पास एक और एवेन्यू है जिसके कारण आप उसको वापस ठीक कर सकते हो। रीस्ट्रक्चरिंग 2 इज आल्सो वन वेरी बिग पॉजिटिव मूव व्हिच इज बीइंग गिवन बाय द गवर्नमेंट। दूसरा जो मूव अभी रिसेंटली जो लिक्विडिटी अभी दी गई है जिसके कारण हमारे को टेक्निकली स्मॉल एंड मीडियम एनबीएफसीज को एंड स्पेसिफिकली एमएफआईज के लिए तकरीबन 7500 करोड़ का एक्स्ट्रा लिक्विडिटी प्रोविजन दिया गया है। दैट विल आल्सो हेल्प अस इन एक्चुअली लुकिंग एट कि जहां जहां पे स्ट्रेस लगता है, जहां जहां पे बोरोवर्स को हम टेक्निकली क्रेडिट उनका मीट आउट नहीं कर पा रहे थे या कहीं पे भी ज्यादा अड़चन थी, आई थिंक दैट इज आल्सो विल बी टेकन केयर ऑफ by these measures, जो भी restructuring as well as the liquidity boost which has been given by the government. Quickly sir, merger acquisition, anything on the cards? Of course ये space काफी जबरदस्त ग्रो कर रही है, अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा है। आपकी प्रेजेंस कैसे आप बढ़ा रहे हैं? आई नो आपने पिछली बार बात की थी तो साउथ इंडिया में आप और फोकस करना चाह रहे हैं, सो एग्जैक्टली क्या प्लान है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को लेकर, और कोई M&A इज ऑन द कार्ड्स और समथिंग? So nothing on the M&A to be very precise, and I think वहाँ पे there is not much we can talk about, but we are there in about 23 states. I think अगर देखा जाए तो in this since we are looking at maybe a growth of about 7 to 10%, we will not be adding in much more geography जैसे होती है उसको ज्यादा add on नहीं करेंगे, but जो geographies जिनमें काम करते हैं I think we are probably the largest in terms of our geographical presence, in about 23 states. उसको हम बढ़ाने की कोशिश उन्हीं states में we'll take a deep dive into it ताकि वहाँ पे we are able to look and service more borrowers rather than opening up another couple of states, which we probably can do it in the next year as such, but not this year. Right. अभी कोई मर्जर एक्विजिशन का प्लान नहीं है कंपनी का, बट ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आप बढ़ा रहे हैं, वो हम देखेंगे। सर, अगर मैं आपके पास आती हूँ एक लास्ट सवाल लेने के लिए, बट आई थिंक मारुति के नंबर्स आए उस पर एक बार नजर डालेंगे, बिकॉज दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर दैट इज रिफ्लेक्टिंग कुल बिक्री 1.47 लाख यूनिट आई है, और अगर हम देखें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जहां 4655 यानी ऑलमोस्ट 47,000 जो थे पिछले महीने, इस बार 1,47,000, मतलब अच्छी ग्रोथ, 1 लाख ज्यादा बिकी है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे गाड़ियां। कुल घरेलू बिक्री 1.3 लाख यूनिट्स और एक्सपोर्ट्स 17,020, तो नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। उसका असर देखिए 1% तेजी के साथ मारुति भी
यहाँ ट्रेड करते हुए। तो ऑटो नंबर्स कंटिन्यू टू रियली लीड आज के सत्र में। अब देखिए सारे ऑटो कंपनीज स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन दिखा रहे हैं इस वक्त। अगर हम स्क्रीन पे देखें सभी ग्रीन में और बढ़िया नंबर्स यहाँ दिख रहे हैं। तो ये थे ऑटो मारुति के नंबर्स। बट मिस्टर सिंह के पास वापस जाते हैं। सैटिन क्रेडिट केयर कंपनी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इस तरह की ग्रोथ देखिए और आगे क्या आउटलुक लग रहा है। सर आपने थोड़ी बातें कंपनी से रिलेटेड, उनके नंबर्स से रिलेटेड और आगे आउटलुक पर की है। मैं आपसे जानना चाहूंगी FY22 जो आपने 8 से 10% की ग्रोथ की बात की, कौन सी पॉकेट पर आप सबसे ज्यादा बुलिश हैं? कहां से आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ लग रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप बढ़ाने की बात करेंगे? क्या कोई डाइवर्सिफिकेशन भी है इन द पाइपलाइन एंड प्लान्स? ये कंपनी के आगे लेट्स से 3, 4, 5 साल में क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आप देखते हैं? So देखिए मतलब यूनिफॉर्म ग्रोथ है ऑल अक्रॉस दी ज्योग्राफीज। टेक्निकली अगर देखा जाए, अगर 23 स्टेट में आप काम करते हैं, इफ यू रियली लुक एट इट, यूपी बहुत बड़ा स्टेट है पर अभी भी वहां पे वी आर अबाउट 22 to 25%, so everywhere there is a scope for growth, and we will look at it by deep diving into our branches and our numbers across over there. In terms of how do we diversify, I think the important message which we really want to give across to all the stakeholders is that हमारे पास 2 सब्सिडरीज हैं जो कि MSME स्पेस के अंदर है और हाउसिंग स्पेस के अंदर है। वो हमारी दोनों सब्सिडरीज बहुत बेहतर काम कर रही है। अगर मैं टिपिकली आपको हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बताऊं तो हाउसिंग फाइनेंस हमारी तकरीबन 226 करोड़ की उसकी AUM है, एंड टेक्निकली द पोर्टफोलियो क्वालिटी इज इवन ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक the collection efficiency has been about 98 to 99%. There is absolutely no delinquency across over there. And ये एक सेगमेंट जो बहुत बड़ा सेगमेंट मिसिंग है माइक्रो फाइनेंस प्लस का। माइक्रो फाइनेंस का बोरो छोटा लोन लेता है तकरीबन 50,000 से 60,000 रुपए तक, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट। बट दिस इज गिविंग हाउसिंग एज वेल एज MSME लोन टेक्निकली टू द बोरो जो माइक्रो फाइनेंस से थोड़ा सा ऊपर MSME क्षेत्र में आते हैं, इन दी रूरल स्पेस। तो MSME की जो हमारी कंपनी है वो तकरीबन 130 करोड़ की है और ये 226 करोड़ की हमारी जो हाउसिंग कंपनी है। दोनों एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो मिस हो रहा है, विच वी कॉल दी मिसिंग मिडिल सेगमेंट, उसको केटर कर रही है और वहां पे पोर्टफोलियो क्वालिटी एंड दी डिमांड इज गोइंग टू बी वेरी हाई एंड दिस इज ऑल सिक्योर्ड। सो हमारी MSME की कंपनी भी सिक्योर्ड लेंडिंग करती है, हाउसिंग फाइनेंस की तो सिक्योर्ड है ही है बेसिकली बिकॉज ऑफ हाउसिंग फाइनेंस। So we are diversifying into the secured space and उसके कारण हमारे को we feel that ultimately maybe in the next few years as such the ratio जो अभी 98% हमारी माइक्रोफाइनेंस है या उसके बाकी secured की है वो ratios change होनी शुरू हो जाएंगे। So we probably will be about 70% would be microfinance and about 30% will be both MSME and housing finance. ओके, ऑल राइट। तो ये है कंपनी की ग्रोथ प्लान्स और स्ट्रेटजी। किस तरह से आप रेशियोज यहाँ पर थोड़े से ट्वीक करेंगे टू कैप्चर एंड गेट एज मच ग्रोथ। बिल्कुल मिस्टर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कंपनी के बारे में और आगे क्या है आउटलुक। छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला